नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 22 जनवरी 2021 और हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज का डे 30। आज के डे 30 में हम आय पर चर्चा करने जा रहे हैं। राष्ट्रीय आय, उसमें आप जीडीपी का कंसेप्ट, जीएनपी का कंसेप्ट और डिप्रिसिएशन और अन्य जो मुद्दे हैं इससे रिलेटेड इन पर 20 प्रश्नों को देखेंगे और साथ में 10 प्रश्न आजकल की घटनाओं पर आधारित करंट अफेयर की देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। सभी व्यक्तियों या परिवारों द्वारा एक वर्ष में अर्जित कुल आय क्या कहलाती है? एक वर्ष की बात यहाँ पर हो रही है और व्यक्ति या परिवार के द्वारा, इसको हम कहते हैं व्यक्तिगत आय, पर्सनल जो इनकम होती है। चाहे वो परिवार के द्वारा या एक व्यक्ति के द्वारा हो या सभी व्यक्तियों के द्वारा हो। मतलब अगर व्यक्ति एक ही है एक परिवार में तो अलग बात है, नहीं तो परिवार या सभी व्यक्तियों के द्वारा हो तो उसको हम क्या कहते हैं? व्यक्तिगत आय। दो बातें इसके बारे में ध्यान रखिएगा। जैसे एलपीजी सब्सिडी, जिसका डीबीटी के द्वारा हस्तांतरण किया जाता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा भुगतान किया जाता है, वो व्यक्तिगत आय में शामिल होती है। लेकिन ऐसी कोई कल्याणकारी योजना चल रही है जिसमें लाभार्थी है कोई व्यक्ति, तो वो व्यक्तिगत आय में शामिल नहीं होती है, क्योंकि वो सहायकी है, वो सरकार के द्वारा दी जाती है। ध्यान रखना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा या से हस्तांतरण भुगतान के उदाहरण है? हस्तांतरण भुगतान का सीधा मतलब है कि जिसका ट्रांसफर कर दिया जाए आपके अकाउंट में, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसे होता है। तो चाहे विधवा पेंशन हो, वृद्धावस्था पेंशन हो या छात्रवृत्ति हो, इन सब का आजकल खाते में भुगतान किया जा रहा है, जिससे कि जो बिचौलियों के जेब में जाता था, बिचौलियों का हिस्सा लगता था, वो समाप्त हो जाए। तो डीबीटी के ये सब उदाहरण है। ठीक है। अगला जो प्रश्न है, साधन लागत पर गणना करते समय क्या किया जाता है? दो यहाँ पर स्टेटमेंट है। अप्रत्यक्ष करों को जोड़ा जाता है और दूसरा है सरकार द्वारा दी गई सब्सिडी को घटाया जाता है। साधन लागत पर जब गणना करते हैं, साधन लागत पर गणना, तो उसमें आप ध्यान से पहले समझिए कि साधन लागत होता क्या है। साधन लागत किसी वस्तु का जब आप उत्पादन करते हैं, वस्तुओं एवं सेवाओं दोनों को की बात हम करेंगे, तो उसमें जो भी हम उत्पादन कारक जो लगाते हैं, चाहे भूमि का किराया हो, चाहे हमने जो पूंजी एकत्र की उसका ब्याज हो, चाहे श्रम के लिए मजदूरी की बात हो, चाहे जो उद्यमिता आप करते हैं उसके बदले जो आपको चाहिए, इन सबको शामिल किया जाता है। बात समझ में आ रही है? और ये वास्तविक उत्पादन लागत होती है जिस पर किसी फर्म के द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। मान लीजिए कि आपको एक मार्कर बनाना है या आपको एक लैपटॉप बनाना है, तो उसका बनाने में आपका कितना कास्ट आ रहा है। तो साधन लागत पर जब गणना करते हैं तो उसमें अप्रत्यक्ष करों को घटा देते हैं, क्योंकि यहां पर कर तो बाद में लगा, पहले आप वस्तु का प्रोडक्शन कर रहे हैं और सरकार द्वारा जो सब्सिडी आपको दी जा रही है उसको जोड़ देते हैं। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि उल्टा लिखा हुआ है। ठीक है। अप्रत्यक्ष करों को इसमें घटाया जाता है और सरकार द्वारा दी गई सब्सिडी को जोड़ा जाता है। ठीक है। अगला जो प्रश्न है, निवल राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात करने का सही फार्मूला क्या है? नेशनल नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी की बात हो रही है कि एनएनपी कैसे निकाला जाता है। जब जीडीपी में से आप मूल्यह्रास को घटाएंगे तब, या जीएनपी में से? तो एनएनपी पूछा जा रहा है, जब जीएनपी में से डिप्रिसिएशन को, मूल्यह्रास को घटा देंगे तब आपको एनएनपी मिल जाएगा, है ना। जीएनपी से जब मूल्यह्रास को हटा देंगे तो आपको एनएनपी मिल जाएगा। अब बात आती है कि अगर विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं की तुलना करना है तो क्या आप यूज करेंगे? एनडीपी और एनएनपी दोनों अवधारणाओं का उपयोग आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो ये मूल्यह्रास घटाने की यहां पर बात हो रही है, ये मूल्यह्रास की गणना का अलग अलग राष्ट्रों में अलग अलग तरीका है। और अगर अलग अलग तरीका है तो इसका सही एग्जैक्ट कैलकुलेशन आप तुलनात्मक रूप से नहीं कर सकते। तो इसीलिए इसका उपयोग इसलिए नहीं किया जाता है तुलना करने के लिए। पूंजीगत वस्तुओं की वह हानि जिसका प्रत्येक अर्थव्यवस्था को टूट फूट, वियर एंड टियर के रूप में भुगतना पड़ता है। मान लीजिए कोई आपने फैक्ट्री लगाई और 5 साल उसको चलाया, तो उसके जो कल पुर्जे हैं वो घिसेंगे, कुछ टूट फूट होगी, बिल्डिंग्स में भी ऐसे कुछ टूट फूट होगी। तो ये जो टूट फूट होती है इसी को हम कहते हैं मूल्यह्रास, डिप्रिसिएशन इसी को कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल्यह्रास। अगर हम सामान्य बोलचाल की भाषा में करें इसकी बात, तो वह हानि जिसमें प्रत्येक अर्थव्यवस्था को टूट फूट के रूप में भुगतना पड़ता है उसको मूल्यह्रास कहते हैं। और अर्थव्यवस्था अगर आपको सही से चलानी है तो एक भाग आपका निश्चित टूट फूट के बदले में रखा होना चाहिए, नहीं तो राष्ट्र की जो उत्पादक क्षमता है वो गड़बड़ा जाएगी। मान लीजिए कि आप 4 लोग रहते हैं तो 4 लोगों में से कोई बीमार भी पड़ सकता है, तो आप उसके लिए कुछ ना बैंक बैलेंस बना के रखते हैं ना, अगर आपके पास पैसे हैं, कि कभी कोई बीमारी आए तो उससे आप निपट सकें। अगला जो प्रश्न है, भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? राष्ट्रीय आय का अनुमान भारत में सबसे पहले 1868 की बात है, दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। और उन्होंने उस समय
एक बुक लिखी थी और उस बुक का नाम था, क्या नाम था, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये किताब ये कई बार पूछी गई आपसी परीक्षा में, और इसमें इन्होंने व्यक्तिगत आय जो थी उसको 20 रुपए बताया था, पर प्रति व्यक्ति आय को 20 रुपए इन्होंने दर्शाया था। तो दादा भाई नौरोजी पहले थे 1868 में ये काम करने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से अचल पूंजी का उपभोग मूल्य डिप्रिसिएशन कास्ट जो है वो निकाल दिया जाता है, तो शेष मौद्रिक मूल्य को क्या कहा जाता है? सबसे पहले आप इसको समझिए। समझना यह है कि जब सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से अचल पूंजी का उपभोग मूल्य डिप्रिसिएशन कास्ट निकाल दिया जाता है, तो शेष मौद्रिक मूल्य को शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। अंग्रेजी में इसको नेट नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। जीएनपी में से जब अचल पूंजी उपभोग मूल्य निकाल देंगे, ठीक है। अब जो जीएनपी है वो क्या है? अब जीएनपी भी तो आज समझना पड़ेगा आपको। एनएनपी निकालने के लिए आप इसमें से डिप्रिसिएशन निकाल देंगे, अचल पूंजी उपभोग मूल्य निकाल देंगे। लेकिन जो जीएनपी है ये देश के निवासियों द्वारा देश या विदेश में, दो चीजें, जीएनपी के बारे में ध्यान रखिएगा, ये अलग से प्रश्न बन सकता है आपसे। देश के निवासियों द्वारा देश में या विदेश में और एक वर्ष में जो अंतिम रूप से उत्पादन किया जाता है वस्तु और सेवा का, उसके मौद्रिक मूल्य को जीएनपी कहा जाता है। तो तीन चीजें हैं, देश के निवासी की बात हो रही है, चाहे वो देश में करें चाहे विदेश में करें, एक साल के अंदर करें, अंतिम रूप से। अंतिम रूप का मतलब ये होता है, मान लीजिए कि आपने गेहूं उत्पादित किया और आपने ब्रेड भी बनाया और आपने सैंडविच भी बनाई, तो अंतिम रूप से अगर आटे का उपयोग आपने सैंडविच में किया है तो वो एक ही बार आटे का उपयोग जो किया गया है उतना ही उत्पादन जोड़ा जाए। ऐसा नहीं कि एक बार गेहूं का जोड़ा जाए, फिर एक बार ब्रेड का जोड़ा जाए, फिर एक बार सैंडविच का जोड़ा जाए, तो इस तरीके से नहीं होगा। तब उसमें क्या होगा, वही एक प्रोडक्ट बार बार रिपीट होगा। और जब ये हमको जीएनपी मिल जाती है तब हम निकाल लेते हैं एनएनपी। लेकिन अब थोड़ा और पीछे चलते हैं, जीएनपी कहां से निकलती है? जीएनपी निकालते हैं तो जीडीपी में से हम क्या करते हैं, विदेशियों द्वारा देश में उत्पादित जो अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य उसको घटा देते हैं, और हमारे देश के निवासियों के द्वारा जो विदेश में नागरिकों के द्वारा उत्पादन होता है वस्तु एवं सेवाओं का, उसको जोड़ देते हैं। तो इस तरीके से ये पूरे कंसेप्ट को ध्यान रखिएगा, आगे अभी सब रिपीट होगा और आपका तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू सीमा के भीतर या बाहर एक देश के निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहते हैं? घरेलू सीमा के भीतर की भी बात हो रही है और बाहर भी हो रही है, और एक देश के निवासी, यहां विदेशी नहीं आ रहे हैं भाई, इतना ध्यान रखिएगा। और ये जो होता है सभी अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य को क्या कहा जाता है, जो चाहे भीतर हो देश की सीमा के चाहे बाहर हो, इसको हम कहते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रास नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी कहते हैं, जीएनपी। ठीक है। अब सबसे पहले तो आप ये समझिए, एक तो जीडीपी, जीडीपी का मतलब क्या होता है, एक निश्चित समयावधि में किसी देश की घरेलू सीमा के अंदर निवासी और गैर निवासी। जब जीडीपी की बात होगी, डोमेस्टिक की बात होगी, तो घरेलू सीमा की बात हो जाएगी, और इस घरेलू सीमा में हमारे देश के भी लोग आएंगे और गैर निवासी भी आएंगे, विदेशी भी आएंगे। और इस प्रकार का जो उत्पादन होगा, इस प्रकार जीडीपी में उत्पादन किसके द्वारा किया गया है, क्या स्थान पर उत्पादन कहां किया गया है, डोमेस्टिक की बात हो रही है ना, यानी कि हमारे यहाँ घरेलू सीमा के अंदर किया गया है, और किसके द्वारा किया गया है ये मतलब नहीं रखता है, चाहे विदेशी करे चाहे हमारे यहाँ के लोग करें। अब बात आती है जो इसकी जीएनपी की, तो घरेलू सीमा के भीतर या बाहर कहीं भी हो, लेकिन हमारे देश का नागरिक होना चाहिए, उसके द्वारा जो उत्पादित हो। तो जब ग्रास नेशनल प्रोडक्ट की बात हो रही है, यहां पर डोमेस्टिक की बात नहीं हो रही है, नेशनल की, तो हमारे देश का निवासी चाहे यहां करे चाहे बाहर करे। और जब डोमेस्टिक की होगी तो कहीं का भी निवासी हमारे घर में करे, हमारे देश में करे। ठीक है। तो जब भारत की जीएनपी की गणना की जाती है तो इसके अंतर्गत भारत के भीतर और विश्व के अन्य देशों के में भारतीय नागरिकों के द्वारा क्या उत्पादित किया जा रहा है, ये सब जोड़ा जाता है। और जब जीडीपी की, तो केवल यहां पर क्या किया जा रहा है, कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न, जीडीपी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यह अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल बाजार मूल्य पर निकाला जाता है। इसमें किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर के निवासियों या गैर निवासियों को सम्मिलित किया जाता है। यह एक कोरियाई कंपनी द्वारा भारत में विनिर्मित कार्यों को भारत की जीडीपी में सम्मिलित किया जाएगा, अभी मैंने आपको बताया तो किया जाएगा। और टाटा मोटर्स द्वारा ब्रिटेन में निर्मित जगुआर कारों को भारत की जीडीपी में, और मैंने क्या कहा था, डोमेस्टिक यानी कि घर के अंदर होना चाहिए, यानी कि भारत के अंदर होना चाहिए। और ये कहां कर रही है, ब्रिटेन में। जगुआर ठीक है टाटा ने ले लिया, लेकिन वो उत्पादन तो ब्रिटेन में कर रही है, तो ये नहीं शामिल किया जाएगा, तो जीडीपी के संदर्भ में ये गलत हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो यही टाटा वाला गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न,
धन के प्रवाह को मापा जाता है। कैसे मापते हैं? राष्ट्रीय आय के द्वारा, बिक्री द्वारा, जीडीपी के द्वारा। तो जब भी धन का प्रवाह आपको मापना हो तो आप जीडीपी के द्वारा उसको माप सकते हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था में जीडीपी की गणना दो तरीकों से की जाती है, लोगों द्वारा किए गए कुल व्यय को जोड़कर या फर्मों द्वारा भुगतान की गई कुल आय, चाहे मजदूरी की बात हो, चाहे किराया हो, चाहे लाभ हो। अब जो ये मजदूरी, किराया, लाभ आएगी, इसी से तो लोगों की परचेजिंग पावर बनेगी और उसी से तो व्यय करेंगे वो। तो दो में से कुछ भी जोड़ लीजिए। तो जीडीपी के द्वारा ये किया जाता है। क्या? धन के प्रवाह को जीडीपी के द्वारा मापा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय आय लेखांकन किसी भी अर्थव्यवस्था में समग्र रूप से आर्थिक गतिविधियों के मापन के लिए होता है। राष्ट्रीय आय लेखांकन, जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग होती है, वो क्यों की जाती है? किसी भी अर्थव्यवस्था में समग्र रूप से आर्थिक गतिविधियों के मापन के लिए, यानी कि क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रही है। और दूसरा देखिए, प्रोफेसर पीगू को राष्ट्रीय आय लेखांकन का जनक माना जाता है। यह गलत दिया हुआ है। पीगू को राष्ट्रीय आय लेखांकन का जनक नहीं माना जाता है, लेकिन पहला बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं कि किसको राष्ट्रीय आय लेखांकन का जनक माना जाता है। तो साइमन कुनेस का नाम आपने सुना होगा, उनको राष्ट्रीय आय लेखांकन का जनक माना जाता है। लेकिन राष्ट्रीय आय का आर्थिक जो लेखांकन होता है वो आर्थिक गतिविधियों के मापन के लिए होता है। जिस प्रकार एक व्यक्ति या संस्था की आय की गणना की जाती है, ठीक उसी तरीके से एक देश की आय की गणना की जाती है। बात समझ में आ गई? अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आय के बारे में कौन सा कथन सही है? अब कठिन से हम सरल की ओर आ रहे हैं तो आपको सब समझ में आ जाएगा। राष्ट्रीय आय के बारे में कौन सा यहां पर सही कथन है? तो राष्ट्रीय आय अगर आपको निकालने हो और अगर आपको सारे व्यक्तियों की आय पता चल जाए और पता चल जाए कि देश में कितने लोग हैं, जैसे 5 लोग हैं और एक व्यक्ति की इनकम 5 रुपए है, तो 5 लोगों की इनकम और 5 लोगों से देश बना है तो 25 रुपए हो जाएगी। तो प्रति व्यक्ति आय गुणे देश की जनसंख्या, तो यही सही हो जाएगा। राष्ट्रीय आय बराबर प्रति व्यक्ति आय गुणे देश की जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय की गणना में किसे नहीं जोड़ा जाता है? बेचे गए पुराने फ्रिज का मूल्य जोड़ा जाएगा राष्ट्रीय आय की गणना में? नहीं, क्योंकि पहले से ही इसको जोड़ा जा चुका है जब ये नया बना था। और गृहिणी की सेवाओं को, इसको भी नहीं जोड़ा जाता है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। जो महिला वर्ग है उनको इस पे आंदोलन करना चाहिए कि ये जो राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय आय में उनकी जो घर की सेवाएं हैं वो भी जोड़ी जाए। तो मैं भड़का नहीं रहा हूं, वास्तव में वो लोग मेहनत करती हैं। अगर एक दिन वो खाना ना बनाए तो कितने बाबूजी लोग ऑफिस ना जा पाए, लेकिन नहीं जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न, यदि किसी देश की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान घट रहा है तो इसका क्या मतलब निकाला जाना चाहिए? जैसे पहले भारत में जब भारत आजाद हुआ था तो कृषि का योगदान सबसे ज्यादा था, 60-70% कृषि का योगदान। अब धीरे धीरे घट के वो 14-15% आ गया और सेवा क्षेत्र का बढ़ गया है और हम कह रहे हैं भारत डेवलप कर रहा है। और जब धीरे धीरे और डेवलप करेगा तो अगर कृषि का योगदान घट रहा है तो हम कहते हैं देश विकसित बनने की दिशा में बढ़ रहा है। जैसे सर्विस सेक्टर का योगदान बढ़ रहा है और किसी का घट रहा है, यानी कि देश विकास कर रहा है। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट है। अगला जो प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े कौन जारी करता है? संस्था कोई होगी, एनएसएसओ, नीति आयोग, सीएसओ, कौन जारी करता है? तो राष्ट्रीय आय के आंकड़े भारत में सीएसओ, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, है ना, सेंट्रल स्टेटिक्स जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इसको जारी करता है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय है, उसी के अंतर्गत ये कार्य करता है। और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन भारत में जो भी ये स्टेटिस्टिकल एक्टिविटीज होती हैं, जो भी गतिविधियां होती हैं, उनके समन्वय और सांख्यिकीय मानकों के विकास एवं मनोरक्षण के लिए उत्तरदायी संगठन है। और इसका मुख्यालय आपसे कभी पूछ लिया जाए तो ये नई दिल्ली में है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत की अर्थव्यवस्था की गणना के लिए आधार वर्ष क्या है? तो आधार वर्ष हमारे यहां इस समय क्या चल रहा है? 11-12, 2011-12। तो आधार वर्ष एक प्रकार का बेंचमार्क होता है जिसके संदर्भ में हम राष्ट्रीय आंकड़े, चाहे सकल घरेलू उत्पाद की बात करें, चाहे बचत की बात करें, चाहे सकल पूंजी निर्माण की बात करें, इन सबको एक आधार वर्ष पे निकालते हैं कि 2011-12 के आधार पर एक बेस ईयर मानते हैं। ठीक है ना, तो उसी आधार पर 11-12 के आधार पर हम इसको निकालते हैं हमारे देश में। ये भारत का है, ऐसा नहीं कि पूरे विश्व में। अगला प्रश्न, भारत की अर्थव्यवस्था को किस वर्ष तक $5 ट्रिलियन का बनाने का लक्ष्य रखा गया है? यानी कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी भारत का बनाने का लक्ष्य किस साल तक? तो ये 2024-25। अगर आपको 25 दिया जाएगा तो आप उसको 25 टिक करेंगे, 24-25 अलग अलग होंगे, नहीं तो ये 24-25 तक, ठीक है ना, इसको बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो एक वर्ष से दूसरे वर्ष तक चलता है ना,
तो इस तरीके से जरा बताइएगा कि किस तिथि से किस तिथि तक फाइनेंशियल ईयर होता है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? साधन लागत पर जीडीपी बराबर शुद्ध मूल्य बढ़ाओ माइनस डिप्रिसिएशन यानी मूल्य ह्रास, या प्लस डिप्रिसिएशन, फिर लिखा हुआ है शुद्ध मूल्य बढ़ाओ प्लस प्रत्यक्ष कर, और एक में दिया है प्लस अप्रत्यक्ष कर। तो अगर साधन लागत पर आपको जीडीपी निकालना है, तो पहले भी अभी मैं डिस्कस किया है, तो आप मूल्य ह्रास क्या करेंगे? शुद्ध मूल्य बढ़ाओ और उसमें जो मूल्य ह्रास है उसको ऐड कर देंगे साधन लागत पर। अगर जीडीपी निकालेंगे साधन लागत पर जीडीपी, देश के एक तो जीडीपी जीडी जहां पे आएगा डोमेस्टिक आएगा, तो देश के भीतर की बात वैसे भी आ जाएगी, और देश के भीतर सभी उत्पादकों द्वारा शुद्ध मूल्य बढ़ाव का ये जोड़ होती है। साधन लागत पर जीडीपी देश के भीतर सभी उत्पादकों द्वारा जो शुद्ध मूल्य बढ़ाव है उसका जोड़ होती है। साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद घरेलू सीमा में एक लेखा वर्ष में सामान्य निवासियों द्वारा मजदूरी, लागत, ब्याज, लाभ इसके रूप में जो अर्जित आय और उसके पूंजी उपभोग जो मूल्य होता है उसको जोड़कर निकाला जाता है। तो ये फार्मूला याद रखिएगा। अगला प्रश्न, एक देश में एक वर्ष में देश भर में आर्थिक क्रियाओं से आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? एक देश में एक वर्ष में देश भर में आर्थिक क्रियाएं हो रही हैं, तो उससे जो कुल आय हो रही है उसको हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय। पूरे देश की आय हो जाएगी क्योंकि एक देश में हो रही है, और एक साल के भीतर कुछ टाइम ड्यूरेशन रखेंगे ना, ऐसे कैसे पता चलेगा कितने दिनों में? तो ये आर्थिक क्रियाओं से जुड़ी जो भी आय होती है तो इसको हम राष्ट्रीय आय की संज्ञा देते हैं, नेशनल इनकम कहते हैं। और अंतिम प्रश्न है इस टॉपिक का, फिर करंट अफेयर पे हम चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी विधि सकल घरेलू उत्पाद की गणना करने की नहीं है? यानी कि किससे सकल घरेलू उत्पाद की गणना नहीं की जाती है? तो उत्पाद विधि से की जाती है, आय विधि से की जाती है, व्यय विधि से की जाती है, लेकिन जो ह्रासमान लागत विधि है, ह्रासमान लागत विधि राष्ट्रीय आय की गणना की कोई विधि नहीं है। राष्ट्रीय आय की गणना की तीन विधियां ध्यान रखिएगा, आय, व्यय और उत्पाद। आय विधि, व्यय विधि और उत्पाद विधि। जो इनकम मेथड है, जो एक्सपेंडिचर मेथड है और जो प्रोडक्शन मेथड है, ये तीन मेथड है। बाकी ये ह्रासमान लागत विधि ऐसी कोई विधि नहीं है। चलिए करंट अफेयर के प्रश्नों को देखते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रबंधन और विकास के लिए अडानी समूह के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर अडानी के साथ हुआ। देखिए दो ही चीजें इसमें हो रही हैं, या अडानी या रिलायंस, अंबानी, अडानी अंबानी यही चल रहा है ना। तो तिरुवनंतपुरम जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसका समझौता हुआ है एयरपोर्ट अथॉरिटी और अडानी ग्रुप के बीच में, कि इस हवाई अड्डे का सब निजीकरण हो रहा है ना धीरे धीरे, तो इस हवाई अड्डे का प्रबंधन कौन संभालेगा और उसका जो डेवलपमेंट कौन करेगा? अडानी ग्रुप करेगा। तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, तिरुवनंतपुरम कहाँ की राजधानी है? ये केरला की राजधानी है ना, तो वहीं का हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेस क्लब ऑफ बैंगलोर पुरस्कार किसने जीता है? प्रेस क्लब ऑफ बैंगलोर, यह पुरस्कार कोई बहुत चर्चित पुरस्कार नहीं है, लेकिन इसको देवी प्रसाद शेट्टी और अजीम प्रेमजी इन दोनों ने जीता है। अब बात आती है कि अजीम प्रेमजी को तो आप जानते हैं, ये विप्रो के हैं। अजीम प्रेमजी को आप जानते हैं, विप्रो लिमिटेड के अध्यक्ष हैं। ये डॉक्टर देवी प्रसाद शेट्टी कौन है? तो नारायण हेल्थ है उसके संस्थापक ये हैं। तो इनको ये पुरस्कार दोनों लोगों को दिया गया है। अगला प्रश्न, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की घोषणा के अनुसार किस महान नेता की जयंती हर साल पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाएगी? अभी ये निर्णय लिया गया है, किसने लिया है? केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने लिया है, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है उसने लिया है, और उसने सुभाष चंद्र बोस जी की जो जयंती है उसको पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। तो ये बी ऑप्शन सही है, सुभाष चंद्र बोस की जयंती 19 जनवरी 2021 को यह निर्णय लिया गया है, और सुभाष चंद्र बोस की जो जयंती होती है वो 23 जनवरी को होती है। 23 जनवरी 1897 को इनका जन्म हुआ था, और मृत्यु हुई कब? 18 अगस्त 1945 को, ऐसा। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्हें जापान के सहयोग से आजाद हिंद फौज का उन्होंने गठन किया था। इन पर हम एक डिटेल वीडियो में डिस्कस कर लेंगे एक दो दिन में। और भारत सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है, और इनकी इस साल जो जयंती मनाई जा रही है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये 125वीं जयंती मनाई जा रही है। और जब ऐसी कोई संख्या आती है 100, 125, 150, है ना, तो आपसे पूछा जाता है 125 साल हो गए। 23 जनवरी ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, केंद्रीय मृदा और सामग्री अनुसंधान केंद्र CSMRS जो हाल ही खबरों में था, किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है? तो
केंद्रीय मृदा और सामग्री अनुसंधान केंद्र है, तो वैसे तो आप तुरंत कहेंगे पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्रालय, लेकिन ध्यान से इसको टिक करिएगा, ये जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प जो मंत्रालय है, जल शक्ति मंत्रालय, तो उसी का ये एक सब्सिडरी है, उसी के तहत ये कार्य करता है। और ये जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, निर्माण सामग्री, नदी घाटी परियोजनाओं में जांच और अनुसंधान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में आयोजित डब्ल्यूएचओ के कार्यकारी बोर्ड के हालिया सत्र की अध्यक्षता किस देश ने की? तो डब्ल्यूएचओ का जो कार्यकारी सत्र था, एग्जीक्यूटिव बोर्ड का जो ये सत्र चला, इसमें भारत ने अध्यक्षता की। किसने की? भारत ने। 2021 जनवरी में ये हुआ, इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये 148वां सत्र था, 148वां सत्र था। और भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की है? डॉक्टर, मतलब प्रेजेंटेशन किसने किया, किसने प्रेजेंट किया, रिप्रेजेंट किया भारत को? तो ये डॉक्टर हर्षवर्धन, ये हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, ठीक है। और 2020 को विज्ञान वर्ष के रूप में उन्होंने इसमें वर्णित किया है, और 2021 को वैश्विक एकजुटता और अस्तित्व का वर्ष ऐसा कहा है। तो ये दोनों वर्ष भी ध्यान रखिएगा, ये डब्ल्यूएचओ के अंतर्गत जो हमारे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है, विज्ञान वर्ष 2020 और वैश्विक एकजुटता और अस्तित्व का वर्ष 2021। और कोविड टीकों के उचित और समान वितरण पर उन्होंने बल दिया, ऐसी बातें उन्होंने कही। भारत कई देशों को कोविड दे रहा है ना। कोविशील्ड जो है, अभी सीरम इंस्टीट्यूट में आग लगी, और सीरम इंस्टीट्यूट में जो आग लगी, लेकिन उसमें हम लोगों ने सोचा पहले कि कहीं ना कहीं उसमें दिक्कत हो जाएगी और जो उत्पादन है वो प्रभावित होगा, लेकिन वो अभी डेवलपिंग बिल्डिंग में आग लगी। डेवलपिंग बिल्डिंग में आग लगने से उत्पादन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो एक एक्स्ट्रा बिल्डिंग बन रही थी, बाकी प्रोडक्शन यूनिट अलग लगी हुई थी, ठीक है। बाकी डिटेल में हम इसकी चर्चा कर लेंगे। सीरम इंस्टीट्यूट वही है जहां पे कोविड का टीका बन रहा है। भारत में पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा माह किस वर्ष मनाया गया था? भारत में पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा माह, अभी सुरक्षा माह 18 जनवरी से चल रहा है, तो पहली बार ये 2021 में मनाया गया है। था जरूर लिख रहा है, लेकिन इससे कंफ्यूज मत होइएगा। 18 जनवरी 2021 को ही पहली बार ये राष्ट्रीय सुरक्षा माह का उद्घाटन किया गया है, अभी पहली बार ही मनाया जा रहा है। सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन पहले किया जाता था, लेकिन अब माह में इसको कन्वर्ट कर दिया गया है, क्योंकि एक्सीडेंट बहुत होते हैं ना। जैसे अभी आज ही योगी जी ने कहा कि लगभग 67 का आंकड़ा दिया उन्होंने कि 67 लोग रोज प्रदेश में एक्सीडेंट जो दर्ज होते हैं मामले, उससे अपनी जान गंवा बैठते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार मलेशिया दक्षिण पूर्व एशिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आईएमएफ ने यह आंकड़ा जारी किया है, और मलेशिया दुनिया में पाम ऑयल का सबसे बड़ा निर्यातक है। तो आईएमएफ ने कहा है, तो बात सही ही है, इसमें कोई ये नहीं कहे गलत है या सही है। गलत ये हो सकता था कि छठी की जगह आठवीं लिखा होता, मजाक की बात है, लेकिन छठी है। और पाम ऑयल का सबसे बड़ा निर्यातक है, तो पहला सही है, लेकिन दूसरे पे ध्यान दीजिएगा। इंडोनेशिया सबसे बड़ा पाम ऑयल का निर्यातक है, और मलेशिया सेकंड पोजीशन पे आता है पाम ऑयल के निर्यात में। और भारत दुनिया में पाम ऑयल का सबसे बड़ा आयातक है, भारत सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है। और भारत की मांग का जितना भी है पाम ऑयल, है ना, वो अगर हम टोटल देखें तो पूरे विश्व का 23% है, 23%, 23%। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उधर भारत और मलेशिया के कुछ संबंधों में खटास हुई थी, तो भारत ने कहा तुमसे नहीं लेंगे, अलग से लेंगे। दिमाग सही हो जाता है थोड़ा, क्योंकि पैसे की बात जहां पर आती है तो लोगों का दिमाग बहुत जल्दी सही होता है। स्पुतनिक वी है, स्पुतनिक वी क्या है? रूस का एक जासूस है, एक रूसी टीका है, एक जहाज है, क्या है? तो स्पुतनिक वी जो है एक रूसी टीका है ना। और इस ये जो स्पुतनिक वी है, ये भारत में चरण 2 और 3 नैदानिक परीक्षणों के तहत अभी चल रहा है। इसे रूस के गेमलेया संस्थान है, ये ध्यान रखिएगा, गेमलेया संस्थान, कहां का संस्थान है? रूस का, उसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है। और इस वैक्सीन का क्लिनिकल परीक्षण भारत में कौन कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, ये डॉक्टर रेड्डीज लैब्स, भारत की जो रेड्डीज लैब्स है, दवा बनाने वाली जो कंपनियां हैं, तो उनमें रेड्डीज लैब्स है, उनके लैब में इसका परीक्षण किया जा रहा है। और भारत सरकार ने स्पुतनिक वी वैक्सीन को 300 मिलियन खुराक की आवश्यकता बताते हुए, मतलब इसका ऑर्डर दिया है कि ये योजना, ऑर्डर क्या, अभी प्लानिंग चल रही है, अभी ऑर्डर क्या होगा, अभी तो ये परीक्षण चल रहा है, तो इसकी प्लानिंग चल रही है कि ऐसी योजना है कि 300 मिलियन खुराक इसको बनाने की आगे योजना, जिससे कि सबको दिया जा सके, लगाया जा सके। अगला प्रश्न है, जाइकोव डी एक कोविड 19 वैक्सीन है, और इस वैक्सीन को जाइडस कैडिला के द्वारा डेवलप किया गया है। ये दो स्टेटमेंट, और ये दोनों के दोनों सही है। सीरम इंस्टीट्यूट तो कोविशील्ड बना रही है, लेकिन इसके अलावा जो डेवलपमेंट चल रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। वो दिन दूर नहीं है जब प्राइवेट
वैक्सीनेशन भी इसका उपलब्ध हो जाएगा। जैसे बच्चों के टीकाकरण भी प्राइवेट भी होते हैं, गवर्नमेंट भी कराती है, तो प्राइवेट भी हो जाएगा। जब आप चाहें तो इसको लगवा सकते हैं। जाइकोव डी एक कोविड 19 वैक्सीन है, ये भी सही है। और ये जो जायडस कैडिला है, उसने इसको विकसित किया है। इस पर डेवलपमेंट का काम जायडस कैडिला कंपनी ने किया है। आप इन सब कंपनियों की दवाएं मार्केट में देख सकते हैं आसानी से। और डीसीजीआई का इसको जो अनुमोदन है वो मिल चुका है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, लोहड़ी के बारे में सत्य कथन, ये छूट गया था प्रश्न, तो मैंने कहा ला आज इसको डिस्कस कर देते हैं। इसे किसानों और फसलों का त्योहार कहा जाता है, सही है। और ये शीत ऋतु की समाप्ति का प्रतीक माना जाता है, ये भी सही है। और ये मकर संक्रांति में के एक रात पहले मनाया जाता है, ये भी सही है। उपयुक्त सभी सही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अगर जीआईसी लेक्चरर का एग्जाम दे रहे हैं या एग्रीकल्चर सर्विसेज का, तो उसकी टेस्ट सीरीज 1 तारीख से स्टार्ट हो रही है। उस टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलें। बहुत कम पैसे में बहुत ज्यादा टेस्ट, अच्छी तैयारी। क्योंकि लोगों को अभी लग रहा है कि वो अपने सब्जेक्ट में बहुत कमाल करके सिलेक्शन ले लेंगे।